कि आपने एक अलग दल बना लिया, ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई भाई भतीजेवाद या इस तरह के कोई या किसी एक जाति विशेष को लेकर के, नहीं। हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जहां से हम निर्वाचित होकर आते हैं कुंडा विधानसभा में, लगभग 4.25 लाख वोटर्स हैं वहां पे, जिसमें से मात्र 10,000 ठाकुर, मात्र 10,000 क्षत्रिय। जो लोग कुंडा विधानसभा को नहीं जानते हैं वो ये सोच सकते हैं कि साहब जातिवाद के कारण ये जीत के आते हैं या इनकी बिरादरी की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हर वर्ग जाति का आशीर्वाद मिलता है और सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास है। यही बात तो आज मौजूदा योगी जी की सरकार भी कहती है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो उनके साथ चलने का विचार नहीं है आपका? नहीं, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो गठबंधन के विषय में किससे होगा इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही निर्णय होगा अवश्य आपको अवगत कराया जाएगा, बिल्कुल सूचित करें। नहीं, आपका पुराना तजुर्बा रहा है, कल्याण सिंह जी से लेकर राजनाथ जी की सरकारों में आप शामिल रहे हैं जी। ये सौभाग्य रहा है हमारा कि हमको बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। उनके मंत्रिमंडल में प्रदेश की सेवा करने में उनके नेतृत्व में अवसर मिला है। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी, इन 5 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा और आज 28 वर्ष पूरे हो गए हैं विधानसभा में। एक लंबा कार्यकाल देखने को मिला। हर मुख्यमंत्री की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी कार्यशैली है, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी दल में नहीं रहे। हमने चुनाव सदैव इंडिपेंडेंट ही लड़ा, निर्दलीय ही लड़ा। बगल की सीट है बाबागंज विधानसभा, वहाँ से 5वीं बार विनोद सरोज वो विधायक हैं, 2 बार उनके पिताजी रहे, तीसरी बार वो स्वयं हैं। तो जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और विधानसभा में एक लंबा कार्यकाल बिताने के बाद अनुभव हो गया है। बहुत से बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े व्यक्तित्वों के साथ काम करके उनसे कुछ सीखने का प्रयास वो जारी रहता है। राजा भैया, अब अगर हम योगी जी की बात करें तो उनकी सरकार का एक पंच लाइन है, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा अपने दबंगई या उस चरित्र के नाम पर जाने जाते हैं, उनको हम चलने नहीं देते। ये बुलडोज़र की सरकार है। आपको लगता है बुलडोज़र की सरकार है? और अगर ऐसी सरकार रही तो फिर वो तमाम लोग जो अपनी रॉबिन हुड छवि के आधार पर चुने जाते रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, बुलडोज़र की अगर आप बात करें तो आम जनता में ये पसंद किया जाए, ये भी देखने को मिला है। मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि साहब अपराधियों के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है। ऐसा जो आम जनता में चर्चा है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है या किसी पार्टी के सदस्य नहीं, तो कौन बेहतर इस पे निर्णय दे, वो तो भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता हो वही आपको बता सकते हैं जी। लेकिन इतना अवश्य है कि अपराध के प्रति सरकार कोई भी हो, 0 टॉलरेंस होना चाहिए जनहित में। और ये दिख रहा है आपको इस सरकार में? काफ़ी हद तक। अब चूंकि आपने अखिलेश जी का भी जिक्र किया तो मुझे ये पूछना लाजमी बनता है, क्योंकि उनकी सरकार के समय ये जुमला बड़ा चर्चित था, जंगल राज। नहीं, देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी सरकार रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि हमारे सरकार में, हमारे कार्यकाल में दंगे हों, अराजकता फैले या विद्वेष फैले। कार्यशैली अलग हो सकती है, उन प्रकरण से निपटने का तरीका सबका अलग हो सकता है, और जो सरकार होती है वो चर्चा में रहती है। आज आप योगी जी की चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, और हर सरकार अपने अपने कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही। योगी जी का एक लफ्ज़ बहुत चर्चा में रहा और उसको लेकर विपक्ष ने भी उन्होंने बहुत घेरने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हम ठोक देंगे, ये शब्द एक तरह से जैसे ही किसी भी अपराधी के तौर पर सामने आया उनके साथ चिपका दिया गया और विरोधियों ने बहुत इस बारे में खींचने की। उनका कोई बयान हमने ऐसा नहीं सुना कि हम ठोक देंगे जी, हमने नहीं सुना। लेकिन अगर ये संस्कृति है तो क्या आपको पसंद है? नहीं, हमको नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, ना हमने सुना है, और ऐसी संस्कृति भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आज आपको लगता है कि जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ या तथाकथित तौर पर आपने बाहुबली शायद अपने लिए मना किया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि
तथाकथित बाहुबलियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो सरकार बिल्कुल सही कर रही है और लोगों को इसमें भरोसा बढ़ देखिए, गया। जब आप अपराध की बात करते हैं तो एक चीज उसमें हम और जोड़ना चाहेंगे कि एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या अपराध के माध्यम से धनार्जन करना या उसको अपनी जीविका बना लेना, उसको अपनी जीवन शैली बना लेना। कई बार ऐसा होता है कि खेत के झगड़े में, मुकदमेबाजी के झगड़े में गांव के ही दो पड़ोसी आपस में भिड़ जाते हैं, लाठी डंडा चलते हैं, गोली तक चल जाती है। उसमें उन अपराधों को कहने के लिए वो भी अपराध है, लेकिन उनको समाज एक दूसरी दृष्टि से देखता है। उदाहरण के लिए जी, मान लीजिए खेत का झगड़ा है, आमतौर पर हम लोग ऐसे अपराधों का रोज पाला पड़ता है, सुलह समझौता का प्रयास होता है, उनको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो टेक्निकली अगर किसी ने मारपीट करी है या गोली चलाई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, लोग घायल हुए हैं, तो वो भी अपराधी है, लेकिन समाज उनको दूसरी दृष्टि से देखता है। हाँ, कोई भूमाफिया है, कहीं जमीन कब्जा कर रहा है, या दो लोग का जमीन का आप कूद पड़े साहब ले आओ, हमारा हिस्सा कहाँ है, वो एक धनार्जन के लिए जो अपराध होता है वो दूसरा है। तो ये दूसरा वाला अपराध जो है, देखिए पहला वाला तो नहीं रोका जा सकता, जो सच्चाई है। घरेलू विवाद हैं, डांड मेड़ के झगड़े हैं, खेती का विवाद है, ये सब चलता रहेगा जब से सृष्टि रही है, और जब तक रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, दूसरे तरह के जो अपराध जीवी वर्ग है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको शांत कराया जा सकता है, उनको ध्वस्त कराया जा सकता है, और उसका जनता स्वागत भी करेगी। आपने जो पहला विवरण दिया वो हर व्यक्ति जिसके खुद की अपनी जमीन है और जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा है वो उससे आइडेंटिफाई कर सकता है। जी। लेकिन जो दूसरा आपने उदाहरण दिया जी, उसमें क्या आप मुख्तार अंसारी साहब को रखेंगे? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे जी, किसी का नाम लेकर के वो नहीं, एक जनरल आइडिया हमने आपके सामने रखा कि मोटा मोटा एक अपराधी वो होता है जो उसी पे आधारित रहता है, उसका दाल रोटी, उसकी जीविका, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, वो सब अपराध की ही कमाई होती है। और दूसरा होता है कि मजबूरी में, मान लीजिए फौजदारी में किसी के पिता की हत्या हो गई, पिता के हत्या के बदला लेने के लिए उसने किया, उसने भी 302 किया, लेकिन समाज उसको उतना बुरा नहीं मानता। तो अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं, जैसे हम लोग के एक ट्रैफिक का चालान दिया जाता है तो बहुत हालत खराब रहती है, आपके ऊपर 47 मामले, मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा 47 मामले आपको, आप सोते कैसे सर? हम नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन इसमें फिर एक सुधार करा दें। मायावती जी के सरकार में ही सारे मामले कायम हुए जी, और वो मामले कोर्ट से, अदालत से छूटे। आज की तारीख में हमारे ऊपर एक मामला है सिर्फ, वो भी धरना का, प्रदर्शन करने का। न्यायालय से मामले में हम बरी हुए हैं। जैसे आपको एक बहुचर्चित धारा का नाम पोटा, सभी लोगों ने सुना होगा। पोटा के विषय में एक भ्रांति है कि आदरणीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको वापस लिया। आज मौका मिला है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि वो ट्रायल में हम बरी हुए हैं, और इतना ही नहीं, अदर स्टेट में ट्रायल हुआ, दूसरे स्टेट में ट्रायल हुआ, और उसमें हम बरी हुए हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। यहाँ से मुकदमा जबलपुर मध्य प्रदेश ट्रांसफर हुआ, वहाँ के हाई कोर्ट में, और वहाँ से फिर बरी हुए। तो ये जो एक आपकी छवि बनाई जाती है, या आप सभी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बनाई जाती है, क्या इसका राजनीतिक लाभ होता है? क्योंकि देखिए, ये समझना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल इस छवि को इनकैश भी करते हैं। नहीं, देखें, आपने छवि एक बात कही, आपके मन में क्या हमारी छवि है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनकी हम सेवा करते हैं, या जहाँ से चुन के आते हैं, या जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, या जहाँ का काम करते हैं, और एक मंत्री के रूप में जो दायित्व विभिन्न सरकारों ने हमको दिए, उसमें हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, कार्यकाल बेदाग रहा। तो अगर आप छवि है तो इसको भी इंक्लूड करिए आप उस छवि में। अब आपके मन में क्या बनी हुई है छवि हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे मन में वही छवि है जो जनता के आम जनमानस की ऐसे कोई भी धारणा नहीं। जिस तरह से आप राजनीति के क्षेत्र में आपने मंत्री पद कई बार आपने सुशोभित किया, आप हर तरह के सार्वजनिक जीवन में, और दूसरी तरफ आपकी एक ये पैरल इमेज भी, आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसे में जब बड़े मुद्दे सामने आते हैं, जैसे कि मान लीजिए धारा 370 की हम बात करें, उस पर लेकर पूरे देश भर में एक अवचेतना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
विपक्ष के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके लिए मुद्दा नहीं है। आप जिस तरह के नेता जो कि एक तरह से इंडिपेंडेंट मत रखते हैं, आपकी क्या राय? आप अगर 370 की बात कर रहे हैं, अच्छा, कोई आवश्यक नहीं है कि भारत का हर नागरिक किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का मतदाता हो, और है भी नहीं है सर। कश्मीर भारत का हमेशा से हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा, ये बात हम सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। अब जो सुविधाएं या जो नियम कानून शेष भारत में लागू है वही कश्मीर पे होनी चाहिए, न उनको उससे कुछ कम मिलना चाहिए न उससे कुछ अधिक मिलना चाहिए। जहां तक दलितों के अधिकार की अगर आप बात करें तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि 370 हटने तक वहां दलितों को, जो कि पंजाब, गुरदासपुर और अन्य क्षेत्रों से वहां सिर्फ सफाई कर्मी के रूप में बुलाए गए थे, उनको सिर्फ ये काम दिया गया था कि तुमको मैला ढोना है, और कितना भी पढ़ लिख जाओ तुमको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, कोई दूसरी सरकारी सेवा नहीं मिलेगी, तुम्हारी औलादों को भी यही करना पड़ेगा, जो कि हमारे विचार से बहुत अमानवीय है। किसी राजनीतिक दल ने क्यों नहीं इसको उठाया, क्यों नहीं ये बात चर्चा में आई, ये एक अलग विषय। लेकिन 370 मतलब प्रदेश का अलग झंडा, प्रदेश का अलग संविधान, प्रदेश का अलग गान, ये नहीं चलना चाहिए। तो 370 के हम शुरू से ही, राजनीति में कोई हो या ना हो, लेकिन हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को 370 जैसी धाराओं का विरोध करना चाहिए। अभी चर्चा बहुत ज़्यादा आम है कि जो पिछड़ा वर्ग है जातीय आधार पर उनकी जनगणना होनी चाहिए, और ये सेंसस बहुत सारी चीज़ों को फायदा देगा। क्या आप इसके साथ सहमत हैं या आप इसके विमुख हैं? नहीं, हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चीज हम आपके ध्यान में और इंडिया टीवी के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों के ध्यान दिलाना चाहेंगे। आरक्षण पे प्राय चर्चा होती रहती है, लेकिन क्या आरक्षण का लाभ सही पात्र व्यक्ति को मिल पा रहा है? आदरणीय बाबा साहब ने जब आरक्षण का एक संरचना, एक कल्पना की थी, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य ये था कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले और वो शेष समाज के बराबर आकर के खड़ा हो सके। अब क्या होता है कि सिर्फ बिरादरी देखी जाती है। दलित आईएएस का बेटा वो आईएएस होता है, दलित आईपीएस का बेटा आईपीएस होता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। और जो मलिन बस्ती में रहने वाला असली गरीब दलित है वो जहां का तहां आज भी है। तो आरक्षण की रोशनी जो उनके लिए एक परिकल्पना थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस व्यक्ति को छू नहीं पा रही है, उस व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रही है। तो अगर कभी हम इस स्तर पे हुए कि एक संशोधन इसमें कर सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से, जैसे एक मीटिंग में गए हम लोग, एक सभा में गए, तो उसमें शैलेंद्र कुमार जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं, दलित हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं, तो हमने ऐसे ही काम किया, इनके बेटे को क्या जरूरत है आरक्षण की? तो सही बात है, वो आरक्षण उन्हीं बिरादरी में किसी और पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये हमारा मानना रहा है कि आरक्षण के पीछे जो मूल भावना है वो है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको आप आगे ले आकर के और शेष समाज के समकक्ष ले आकर के खड़ा करें। और दुर्भाग्य से होता ये रहा है कि अफसरशाही इस पर पूरी तरीके से हावी है और इसका लाभ अफसरशाही के पुत्रों तक ही सीमित रह गया अधिकांश। अभी जो क्रीमी लेयर का जो प्रोविजन बना हुआ है, ये भी एक तरह से वही है। तो अगर आपकी इस बात को आइसोलेशन में कोई समझे, जो कि टीवी की भाषा में कहते हैं बाइट जी, तो ये निकाला जाए तो ऐसा संदर्भ बनेगा कि आप शायद आरक्षण को पसंद तो करते हैं लेकिन ज्यादातर नापसंद करते नहीं, बिल्कुल। तो यही मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी। हम उसको अगर न समझ में आया हो या कोई नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप आइसोलेशन वक्तव्य से कोई भ्रांति हो रही हो तो हम पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे जी। हमने ये कहा कि आरक्षण की रोशनी, आरक्षण का लाभ जहां तक पहुंचना चाहिए, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और अफसरशाही और उनके पुत्र या बड़े राजनेता या संपन्न व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई दलित व्यक्ति आईएएस है,
तो वो सक्षम है, वो अपने बेटे को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, विदेश तक भेज सकता है और भेजते भी हैं लोग। तो उनका पुत्र किसी तरह से वंचित नहीं है। आरक्षण बना है वंचितों के लिए, जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए। हम सभी लोग गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। अगर आप ढूंढने लगिए तो शायद ही किसी मलिन बस्ती में, किसी दलित बस्ती में आपको कोई IAS या IPS मिलेगा वहां का रहने वाला। ये हमारा कहना है। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस तरह से हमने चर्चा की, आपने अफसर की बात की, तो एक मौजूदा सरकार के बारे में विरोधी दल लगातार ये कहते हैं कि विधायकों की नहीं चलती, मंत्रियों की भी शायद नहीं चलती, अफसरों की बहुत चलती। आपको ऐसा लगता है? अब ये साहब आप सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछते तो वो ज्यादा नहीं, आप बाहर हैं। देखिए, हम सत्ता पक्ष के विधायक नहीं हैं, हम विपक्ष के विधायक हैं। सकारात्मक विपक्ष का निर्वहन हमने किया है। जहां आलोचना करनी चाहिए, जहां बोलना चाहिए, वहां बोलते हैं। अब सत्ता पक्ष के विधायक क्या आशा लेकर के आए थे, क्या उम्मीद लेकर के आए, तो उनमें से कितना उनकी पूरी हो रही है, तो इसको तो बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन अभी आपको मौजूदा परिवेश में ये दिखता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो योगी जी के नेतृत्व में, जैसा कि आपने कहा, कम से कम अपराध के मामले में सही चल रहा है। बाकी भी क्या आपको लगता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू है? क्योंकि हम अभी बहुत बड़े कोरोना के इस संक्रमण काल से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर कर रहा है जो ये प्रॉमिस कर चुका है? इस कोरोना काल में डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मियों तक, सबका हम सभी लोगों को आभारी होना चाहिए, जो अपनी जान दांव पे लगा करके और उन्होंने कोविड के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। और ऐसी महामारी की किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। ईश्वर करे कि ये दोबारा कभी हम लोगों को देखना न पड़े या हमारी आने वाली नस्लों को न देखनी पड़े।